हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का दूसरा सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना भी बोले कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर कर ले। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग 1 से लेकर 10 मॉडल सेट का पेपर लेकर के आए हैं और ये फर्स्ट सेट कवर कर लिया गया है। अगर आप नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कर लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट मॉडल सेट में कवर किए थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेकंड मॉडल पेपर में जो हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप किसी भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन को कवर करने के लिए नहीं छोड़ें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड मॉडल पेपर का। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, या फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी की पुस्तक जो है इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है। ऑप्शन आपका रेडजेल, हंटिंगटन, सैंपल या फिर जिन्सब्रुस। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेडजेल, यानी रेडजेल साहब के द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना की गई। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखा गया किनके द्वारा? रेडजेल साहब के द्वारा। इनका पूरा जो नाम है फ्रेडरिक रेडजेल्ट। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल्ट। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं और ये भूगोल वेत्ता है, यानी भूगोल का अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा डन हो गया। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन? रेडजेल साहब। अब आगे बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, कितने इंटरवल में की जाती है। सबको पता है भारत में जो जनगणना होती है वह हर साल में नहीं की जाती है, हर 10 वर्ष के बाद की जाती है। कितने अंतराल में? 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। कहने का मतलब ये कि 2011 में जो जनगणना हुआ था तो 2021 में अब होना है जनगणना। ठीक है, तो 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है भारत में। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कृषि से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है। रसदार फसल की खेती किसमें की जाती है मुख्यतः? ट्रक फार्मिंग में, बाजारी बागवानी में, या फिर रोपण कृषि में, या फिर भूमध्य सागरीय कृषि में। देखिए इसमें जो होता है भूमध्य सागरीय कृषि में, मैंने आप लोगों को थ्योरी में क्लियर करा दिया था कि भूमध्य सागरीय कृषि से ही मतलब रसदार फलों की जो है पूर्ति होती है। यानी भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें संतरा, जैतून, अंजीर, नींबू वगैरह हो गया, ये सब का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, यानी भूमध्य सागरीय कृषि के निम्नलिखित प्रकार में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है? तो इसमें भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल ये संतरा, नींबू वगैरह, अंजीर वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से मेरा तीसरा क्वेश्चन भी डन हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कवर करा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपको अगर प्रैक्टिस हो जाता है एग्जाम से पहले ही, तो आप याद रखिए, यकीन रखिए, आपको अच्छा मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस तरह से मेरा तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए एशियान के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एशियान के बारे में आप लोग पॉलिटी में पढ़ लिए हैं, राजनीति शास्त्र में एशियान के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में, यहाँ देखिए देश होगा, ये वाला शो होगा, तो यहाँ देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, ब्राजील, ब्रुनेई, मेक्सिको। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एशियान जो है उसमें एक होते हैं सदस्य राष्ट्र और एक होते हैं गैर सदस्य राष्ट्र। सदस्य राष्ट्र जो वो सदस्य राष्ट्र होता है जो पूरा तरह से सदस्य ले लिया होता है, सदस्यता यानी तरह से अध्यक्षता ले लिया होता है आसियान का, वो राष्ट्र क्या कहलाएंगे? सदस्य राष्ट्र कहलाएंगे। जैसे कि ब्रुनेई क्या है? सदस्य राष्ट्र है एशियान का। और एक होता है गैर सदस्य राष्ट्र। गैर सदस्य राष्ट्र कहने का मतलब ये हुआ कि वो एशियान के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, एशियान से संपर्क में रहते हैं, एशियान के द्वारा एशियान के साथ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनकी अध्यक्षता में कहीं ना कहीं एक तरह से अंतर रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सदस्य राष्ट्र और गैर सदस्य राष्ट्र के अध्यक्षता में या फिर उसके जो पावर होते हैं उसमें कहीं अंतर रहता है, जिसके कारण इसको गैर सदस्य राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो एक तरह से बांग्लादेश है, यह बांग्लादेश जो है वह गैर सदस्य राष्ट्र है। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिको भी है सदस्य राष्ट्र। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? ब्राजील, यानी ब्राजील जो है वह एशियान का एक तरह से सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। देखिए आपको एक तरह से पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि ये चीज बता दी, ये कारण नहीं, ये कैसा हुआ, या फिर ये नहीं हुआ, बांग्लादेश होगा तो ब्राजील क्यों नहीं, सारे के सारे चीज बताया गया है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि एशियान का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1967 में। कब किया गया था? 1967 में। याद है कि भूल गए? सारे चीज को याद रखना। ठीक है, और ये कब किया, किसके द्वारा किया गया था? कि एशियान की जो स्थापना की गई थी नींव 1970 में, और बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है? देखिए संसार की सबसे बड़ी नदी, यहां अब कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए लंबाई
लंबाई के हिसाब से जो संसार की सबसे बड़ी नदी है वो कौन नदी है? नील नदी, लंबाई के हिसाब से। लेकिन पानी की अधिकता में यानी सबसे ज्यादा पानी जो पाया जाता है वह कौन सा नदी में पाया जाता है? अमेजन नदी में पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पानी की अधिकता के हिसाब से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अगर आपको क्वेश्चन आए कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? नील नदी। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी इसका राइट आंसर होगा, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो अमेजन नदी तो है और ये नील नदी जो है कहाँ, सॉरी ये जो नदी है नील की दूसरी ये जो गिरती है यानी नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, जो उसके बाद जो अमेजन नदी है वह नील के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये अमेजन नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है यह अमेजन नदी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लंबाई के अनुसार नील नदी सबसे बड़ा दुनिया में नदी है, उसके बाद अमेजन है। और अगर एक तरह से पानी की बात की जाए तो अमेजन सबसे बड़ा नदी है और लंबाई में नील नदी सबसे बड़ा नदी है। इस तरह से 5 क्वेश्चन मेरा डन हो गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं अगर कहीं भी आपको क्लियर हो रही है या फिर सॉरी अगर आपको डाउट हो रही है तो प्लीज कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के प्रमुख प्रदूषक है? देखिए हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर या फिर बक्सर। यहाँ राइट आंसर आपको चूज करना है 6 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ जो होता है कानपुर में भी ज्यादा तरह से, कानपुर में भी एक तरह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कचरे मतलब गंगा नदी में बहा दिए जाते हैं और हरिद्वार में भी। ठीक है, तो हरिद्वार में भी बहा दिए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख जो प्रदूषक शहर है, नगर है, वो आपको चूज करना है। इसमें से जो है वाराणसी, वाराणसी कहाँ है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश का एक नगर है, महानगर है, बहुत बड़ा फेमस नगर है। जो वाराणसी जो है नदी का प्रमुख प्रदूषक यानी गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। इस तरह से वाराणसी जो क्यों प्रमुख प्रदूषक है? क्योंकि गंगा नदी में अगर गंगा नदी में अगर कहीं प्लास्टिक यूज करके सबसे फेंका जाता है तो वह सबसे ज्यादा कहाँ फेंका जाता है? वाराणसी में फेंका जाता है। वैसे भी कानपुर में भी बहुत ज्यादा गंदगी फैला हुआ है, बहुत ज्यादा नाली वगैरह इससे जुड़े हुए रहते हैं, गंगा नदी से बहुत ज्यादा गंदा वहां एक तरह से गंदगी फैली हुई रहती है और वह गंदगी गंगा में बह जाती है, कानपुर में भी। लेकिन प्लास्टिक के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अगर प्लास्टिक अगर कहीं फेंका जाता है वाराणसी में, गंगा नदी में फेंका जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन बी यानी वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? यूपी में। यूपी का एक प्रमुख नगर है, प्रमुख शहर है। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किम्बरले क्यों विख्यात है? ठीक है, सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किम्बरले क्यों विख्यात है? सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए, फिर प्लेटिनम के लिए। देखिए किम्बरले जो है, किम्बरले एक तरह से किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के उत्तरी कैंप का एक राजधानी है, एक प्रांत है, उसका कैपिटल है, राजधानी है। और ये जो है ना हीरा का खनन करने के लिए यानी हीरा खनन के लिए, हीरा का खनन यानी एक तरह से जो खनन जो होता है, खनन खादान, उसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। और यही मतलब जो होता था यानी किम्बरले में साउथ अफ्रीका का यानी दक्षिण अफ्रीका का सबसे पहला शेयर बाजार खोला गया था। कब? सबसे पहला शेयर बाजार साउथ अफ्रीका का किम्बरले में ही खोला गया था। और ये किसके लिए विख्यात है? विश्व विख्यात है हीरा के लिए। हीरा का खदान यह बहुत ज्यादा है यानी हीरा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से 7वां क्वेश्चन भी मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कि किस अवस्था तक मानव शैशवकाल की अवस्था में रहता है? सिंपल सी बात है, 15 साल तक मानव जो है कितने, अगर 15 साल से नीचे अगर है कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्ची है, तो उसको क्या कहेंगे? शिशु कहेंगे, शैशव अवस्था कहेंगे। ठीक है, यहाँ लेकिन 15 साल दिया है शैशवकाल। देखिए यहाँ ऑप्शन आपका देखिए, शैशवकाल जो होते हैं वो शिशु होते हैं। ठीक है, शिशु का मतलब ये भी होता है जो बच्चे रहते हैं गोद में, वो भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये 15वां ऑप्शन में दिया है, अगर इससे भी कम होता तो वो भी राइट होता। अब हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? एचडीआई रिपोर्ट मानव विकास को दर्शाता है। ठीक है, अगर मानव विकास रैंक अगर जिस देश का ऊंचा हो तो समझ जाइए कि उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अच्छा चीज है, यानी डेवलप है, वहां के आदमी अच्छी तरह से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। अगर मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है तो समझ जाइए कि वह भिखारी और भूखमरी के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका नॉर्वे, जिबूती, जापान या फिर मिस्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिबूती। यानी जिबूती का जो मानव विकास उच्च है वो उच्च स्तर नहीं है, यानी निम्न है। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं है जिबूती में। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी दमदार है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को डैश कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये अगर किसी को नहीं पता होगा तो आपको पता बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये 8th क्लास में ही पढ़ लिया गया है। ठीक है, 8th क्लास में, 9th, 10th, 11th, 12th में भी आप, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, यानी डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या रह रहा है उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या का घनत्व कहेंगे, यानी डेंसिटी या ऑफ पीपल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह से 10वां क्वेश्चन भी मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? जापान, लाटविया, जर्मनी या फिर फ्रांस।
फ्रांस राइट आंसर होगा, या फिर जापान होगा, या फिर जर्मनी होगा, या फिर लाटविया होगा। देखिए ये चीज भी थ्योरी में क्लियर करा दिया गया है। जो निम्न सर्वाधिक जो लिंग अनुपात होता है वो कहाँ होता है? लाटविया में। कहाँ है? विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है लिंग अनुपात? लाटविया में। लिंग अनुपात का क्या मतलब होता है कि लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है कि इस प्रत्येक 1000 पुरुष में प्रति 1000 पुरुष में कितना स्त्रियां हैं, या फिर प्रति 1000 स्त्रियों में कितना पुरुष है, या फिर सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। ये क्या होता है? सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर हो गया इसका 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी लाटविया। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाला आदिम जाति इनमें से कौन है? बेदा, किकु, याकुत या फिर गोचू? राइट आंसर आपको चूज करना है। 12 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा याकुत। याकुत जो है ये जनजाति है, यानी रूस के टुंड्रा भाग में, टुंड्रा प्रदेश में रहने वाला एक तरह से आदिम जाति है, जिसको क्या कहते हैं? याकुत कहते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा 12वां क्वेश्चन काफी डन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन है वर्ल्ड 13वां नंबर क्वेश्चन है WW। ठीक है, WW आप समझते होंगे, WW किसको कहता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड www.com, जैसे कि मोबाइल वगैरह में लिखा हुआ था, कहीं भी वेबसाइट में आप जाइएगा तो वहां www. लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी विश्वव्यापी वेब। ठीक है, तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि इसका आविष्कार किसने किया था, यानी इसका बनाया किसने था, ये पेज को किसने बनाया था, ये वेबसाइट को किसने बनाया था? ऑप्शन आपका रे टॉमलिंसन, या फिर जॉन बार्जर, या फिर टिम बर्नर्स, या फिर विंटसॉर्फ। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिम बर्नर्स, यानी टिम बर्नर्स साहब जो है ये WW का आविष्कार किया, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का बनाया, एक पेज बनाया जो पूरे दुनिया में छा गया। और ये टिम बर्नर्स कहाँ के हैं? ये अंग्रेजी वैज्ञानिक है, अंग्रेज के वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने www. की जो आविष्कार की थी कब की थी? 1989 में। कब किया था भाई? 1989 में। ये सब भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से मेरा 13वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869, 1859, या फिर 1879, या फिर 1849? ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछा है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 1869। ये जो सुएज नहर जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 25 अप्रैल 1859 में बनाना स्टार्ट किया था, इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, लेकिन बन के कब तैयार हुआ था? 1869 में। कब हुआ था? 1869 में ये बन के तैयार होता है, ये पूरा तरह से निर्माण होकर के तैयार हो गया था सुएज नहर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है? ये तो सबको पता है, भारतीय उपग्रह की बात की जा रही है। सबसे पहला जो भारतीय उपग्रह वो कौन सा है? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या फिर एप्पल? राइट आंसर क्या हो गया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के थे? ये आर्यभट्ट जो साइंटिस्ट के नाम से ये प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम रखा गया था आर्यभट्ट ने ही एक तरह से जो शून्य का ये किए थे, आविष्कार किए थे। और ये कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, यानी ये क्या थे? बिहार के रहने वाले थे, और ये शून्य का आविष्कार किए थे, और इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रथम, यानी प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडियन सैटेलाइट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज आर्यभट्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मालिन बस्ती धारावी कहाँ है? मालिन बस्ती का मतलब ये हो गया गंदा बस्ती, जो है एक तरह से विकास नहीं किया, बहुत पिछड़ा बस्ती है। ठीक है, धारावी बस्ती जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये नाम सुने होंगे, धारावी बस्ती, धारावी विलेज। ठीक है, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, भारत में या फिर श्रीलंका में। तो ये जो धारावी बस्ती है ना, ये कहीं दूसरी जगह नहीं है, हमारे प्यारे भारत में ही है। ठीक है, कहाँ है? प्यारे भारत में। अब कहाँ है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं? हंगको, या फिर सिंधु, या फिर नील नदी घाटी, या फिर मेसोपोटामिया? राइट आंसर क्या हो गया? सिंधु, यानी सिंधु में क्या है कि प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? नियतिवादी, संभववाद, नवनियतवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? बलास के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। ये बलास कौन है भाई? ये बलास एक व्यक्ति का नाम है, बलास कोई चीज नहीं है, बलास एक व्यक्ति का नाम है जो प्रमुख ये थे भूगोलवेत्ता, भूगोल का अध्ययन करते थे, ज्योग्राफी का अध्ययन करते, और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, और इसी को संभववाद का जनक कहा जाता है। किसको संभववाद का जनक कहा जाता है? बलास को। ठीक है, तो ये बलास की अवधारणा, यानी बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो क्या संभववाद से, यानी किस? राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? सलेम, कटनी, रुड़की या फिर मुगलसराय? राइट आंसर क्या हो गया? रुड़की, यानी रुड़की जो है एक क्या है? शैक्षणिक नगर है। यहाँ ज्यादा मतलब अच्छे सुविधा होते, पढ़ने लिखने का अच्छा सुविधा है। और ये रुड़की जो है भारत के उत्तराखंड में है। कहाँ है? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा नगर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर
क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जलोढ़ मिट्टी के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती है? गुच्छित या फिर अर्धगुच्छित या फिर बिखरी बस्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। 20वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुच्छित बस्ती। ये जो विलेज है यानी गुच्छित बस्ती की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने कम समय में हम हो सकते हैं, जितने कम समय में हो सके हम ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहां है? जामनगर या फिर मथुरा या फिर बरौनी या फिर हल्दिया में। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जामनगर, यानी भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वो कहां है? जामनगर में है। यानी जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है तेल रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना, जो गुजरात स्टेट में स्थित है। कहां है? गुजरात में। GUJRAT, ठीक है, RAT गुजरात, यानी गुजरात में एक तरह से स्थित है ये जामनगर। और ये ना पर डे कितना, पर डे 1.24 जो है मिलियन, 2-4 मिलियन BPD यानी बैरल पर डे यूनिट, यानी बैरल पर डे यानी एक तरह से लीटर को ये यूनिट होता है। 1.24 बैरल जो है ये रिफाइनरी को शो करता है, रिफाइनरी करता है, तेल को शुद्ध करता है, यानी रिफाइन करता है, इसको शोधन करता है। और बैरल का मतलब क्या होता है? BARL, बैरल का मतलब होता है ये कि यूनिट है, जैसे कि लीटर एक यूनिट होता है। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है कि 1000 ml। ठीक है, उसी तरह बैरल जो होता है, बैरल लगभग 158.98 लीटर बराबर होता है एक बैरल। ठीक है, यानी लगभग 159 लीटर बराबर कितना? एक बैरल होता है। यानी ये भी एक यूनिट है वॉल्यूम नापने का, जिस तरह से हम लोग तेल वगैरह लिक्विड वगैरह लीटर में मापते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेमेटाइट एस्कर से किस धातु का उत्पादन होता है? तांबा, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज। राइट आंसर क्या होगा? लोहा। यानी हेमेटाइट सूत्र ही देखिए ना, सूत्र में क्या है? Fe2O3। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। इसमें क्या है? Fe क्या होता है? फेरम लोहा। ठीक है, इस तरह से 22वां क्वेश्चन भी मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर झारखंड। 23वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का हुगली प्रदेश यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? WB में, वेस्ट बंगाल। कहां है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या हो गया 23वां नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, हुगली नदी के किनारे बसा है क्या? यानी हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता बसा है, और इसके पूर्वी किनारे में एक तरह से ब्लैक होल के नाम से बहुत बड़ा है ये है हॉल है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से 23वां नंबर भी मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते 24वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? PM, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो एक तरह से मेंबर होते हैं, एक तरह से चेयरमैन होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 24वां भी मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? पत्तन किसको कहते हैं? पोर्ट, यानी पत्तन यानी बंदरगाह। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना। 25वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह पूछ रहा है, राइट आंसर क्या हो गया? हल्दिया, पारदीप या फिर मारमा गांव या फिर मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी भारत का सबसे बड़ा पत्तन कहां है? मुंबई में है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पत्तन है जवाहर नेहरू पोर्ट, यानी जवाहर नेहरू पत्तन, जिसे नावा सेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव के रूप में आया था फर्स्ट मॉडल सेट में ये ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग कवर किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। 26वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? कितने डिवीजन में बांटा गया है? 9, 17, 12 या फिर 14। बहुत सारे बुक में 16 लिखे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक में 16 जोन से लिखे हुए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 होगा। यानी 17 एक जोन और बढ़ गया है और एक जोन बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। आगे जोन बढ़ते जाता है, जैसे कि रेलवे पटरी जो है वो संख्या बढ़ती जाती है, इसका जोन भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी 17। और मंडल जो है यानी जोन 17 हो गया। और टोटल डिवीजन जो है, डिवीजन की संख्या कितनी होती है? 73। डिवीजन की संख्या कितनी है? 73 है। ठीक है, इस तरह से 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते 27वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? NO2, SO2, CO2 या फिर H2S। देखिए गौर कीजिए इसमें, तो थोड़ा सा बढ़िया से गौर कीजिए। देखते हैं आप लोग साइंस से कितना पढ़े हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सब ऑप्शन गलत है। क्या है? सब ऑप्शन गलत है। यानी N2O होता है। क्या होता है? N2O। यानी जो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है कि N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। कितना होता है? 44 ग्राम। और ये कलरलेस होता है, तो इसको क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायु प्रदूषण या फिर बाढ़ एवं सूखे का बढ़ना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। अगर CO2 में बढ़ोतरी होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? भूमंडलीय तापमान
तापमान में वृद्धि होगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 28 क्वेश्चन कवर किए। देखिए ये मॉडल सेट है, मॉडल सेट का हम लोग दूसरा सेट हम लोग कवर कर लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 28 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी हो सके इससे रिलेटेड और भी बातें बताई गई, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराए गए, सारे के सारे जितने भी ज्यादा हो सके हम लोग जितने भी हम लोग हमको याद था सब जितने भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके, यानी ऑब्जेक्टिव के अलावा तो कवर किए ही, इसके बाद में जो एक्स्ट्रा बात होता है उसको भी हम लोग ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टोटल 28 क्वेश्चन कवर किए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी का सेकंड मॉडल पेपर का सेकंड सेट था और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आपको चैनल में तैयारी कराई जाती है इसी प्रकार, ये नहीं कि थ्योरी के साथ कुछ नहीं, एक थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब चीज कराया जाएगा मॉडल पेपर के साथ। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।